मित्रों नमस्कार। G20 न्यू दिल्ली शिखर सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यासी। आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि जो हाल में G20 शिखर सम्मेलन हमारे देश में हुआ है उसके सबक हमारे लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, और ये भी कि कौन सी चीज़ें सबके लिए फ़ायदेमंद रहीं और जो चीज़ें फ़ायदेमंद रहीं इनके इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति भविष्य में हो सकती है, और कुछ विवादों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी इस बात से अवगत होंगे और नहीं होंगे तो मैं बता देना चाहूँगा कि G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, और एक यूरोपियन यूनियन जोड़ दें तो 19 देश हैं, और यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं वे उसमें शामिल हैं। 1999 में इस ग्रुपिंग की स्थापना की गई थी और इसमें यह माना गया था कि हम केवल आर्थिक मामलों पर चर्चा करेंगे। चूँकि 90 के बाद हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी खुली है तो आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हुई है, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हुई है। तो दुनिया के पैमाने पर ये एक लहर की तरह से फैली, क्योंकि तब सोवियत रूस का पतन हो गया था, सोवियत रूस विखंडित हो गया था, और जो ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वे भी विखंडित हो गए थे और पूंजीवाद का डंका हर जगह बज रहा था। तो कहा जा सकता है कि जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको अगर आगे बढ़ना था तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ या जो विकसित देश जिनको कहा जाता है उन्होंने अपनाना शुरू किया था, यानी आबाद पूंजीवाद का रास्ता, निजी पूंजी के आबाद यहाँ वहाँ आने का, इस देश से उस देश जाने का, इसको फाइनेंस कैपिटल भी कहा करते हैं। ये जो 20 देश आए, महत्वपूर्ण ये रहा, मतलब यूरोपियन यूनियन को मिला करके जो 20 मेंबर्स के बने, उसका महत्वपूर्ण ये रहा कि ये सभी लोग ग्लोबल जीडीपी का 85% कमांड करते हैं, और जो ग्लोबल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसका 75% ये देश कमांड करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, खास करके अर्थशास्त्रियों का, कि जो ट्रेड होते हैं ना, एक जगह से माल दूसरी जगह जाता है, उस ट्रेड की वजह से विकास होता है। और ये मूलतः इसी बात के लिए बनाया गया था कि किस प्रकार से हम एक दूसरे का विकास करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो देश हैं उनका माल किन बाज़ारों में खपत होगा, और कौन कौन से बाज़ार उनके सामने ऐसे उपलब्ध होंगे जहां उनको मुनाफा हो सकता है। और जो फाइनेंस कैपिटल यानी जो पूंजी है, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, कुछ लोग फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, कुछ एफडीआई कहते हैं, तो उस पूंजी का निर्बाध कहाँ पर आवागमन हो सकता है, और कहाँ पर पूंजी मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकती है, सर्विसेज में भी जा सकती है, टर्शरी सेक्टर में भी जा सकती है, सेकेंडरी सेक्टर में भी जा सकती है, कच्चा माल भी ले सकती है, प्राइमरी सेक्टर में जा सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पूंजी का और जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे, उनका बाज़ार कहाँ हो सकता है, ये ट्रेड की खासियत होती है। अब जानना चाहेंगे वो देश कौन से हैं जो इसके सदस्य बने। तो पहले तो आप जानते हैं कि एक देशों का ग्रुपिंग है जिसको G7 कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में 2 तो अमेरिका से हैं, यूएस और कनाडा, और 4 जो हैं वो जो बिग शक्तियाँ, जिसको हम बिग पावर कहेंगे, वो यूरोप की हैं, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये उसके मेंबर बने 4-2-6, और एक जापान इसका मेंबर बना G7 के रूप में। और ब्रिक्स का भी एक ग्रुपिंग बना जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, चूँकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद उसका नाम रशिया हो गया था, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और साउथ अफ्रीका भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो जिस समय ये जो G7 था 1999 में जब ये बन रहा था, उस समय साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट नहीं था, केवल ब्रिक था। तो साउथ अफ्रीका अपनी हैसियत से वहाँ पे था। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, 7 देश हो गए ग्रुप ऑफ 7 के, G7 के, 7-5 12 हो गए, और 7 अन्य देश हैं जिसमें अर्जेंटीना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। इस तरह के जो 7 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है मिला करके वो बना हुआ।
2008 के पहले जो सम्मेलन होते थे विभिन्न देशों में, बारी बारी से हर देश को मौका मिलता है इसमें, तो उन सम्मेलनों में संबंधित देशों के, संबंधित सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग नहीं लेते थे, इसीलिए उसका नाम शिखर सम्मेलन ही था। समिट अंग्रेजी में कहते हैं, वो नहीं था। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स भाग लेते थे, विदेश मंत्री कई जगह भाग लेते थे या दोनों भाग लेते थे, और कुछ इसी प्रकार के डिक्लेरेशंस होते थे आर्थिक मामलों को लेकर के होते थे। 2008 के बाद से तय किया गया कि शिखर सम्मेलन भी होगा। शिखर सम्मेलन होने के पहले बहुत सारी पैरेलल मीटिंग्स होती है विभिन्न विषयों पर, और अंत में शिखर सम्मेलन होगा जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तो 2008 के बाद से लगातार बदल के विभिन्न देशों में उसके शिखर सम्मेलन होने लगे। पिछले साल यानी 2022 में शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, और बाली जो है, बाली द्वीप, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था और उसमें डिक्लेरेशन हुआ था। अब महत्वपूर्ण बात यह कि जो नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ है, इसकी कुछ खासियत हमें रेखांकित करना पड़ेगा। पहली खासियत तो यह रही कि 60 शहरों में, देश के 60 शहरों में G20 के जो देश हैं उनके लोग आए, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, टूरिज़्म से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, लेबर से लेकर के, यानी दुनिया को जिन जिन चीज़ों से मतलब है, आर्थिक मामलों से लेकर के जो मतलब है, उन पर चर्चा हुई। और 60 शहरों में लोगों ने यह देखा कि G20 क्या होता है। क्योंकि भारत के पास प्रेसिडेंसी आई थी, तो भारत ने कोशिश की कि इसका एक व्यापक फैलाव पूरे देश में हो और सभी लोग जाने कि भारत उसका प्रेसिडेंट है, और बहुत सारे राज्यों को भी इसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिले। और जो शिखर सम्मेलन है वो 8, 9, 10 3 दिनों नई दिल्ली में हुआ है। अभी हम समझें कि इससे सबक क्या मिला है। दरअसल 2022 में जब बाली में डिक्लेरेशन हो रहा था, तो आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। जनवरी के ही आसपास युद्ध फरवरी में शुरू हो गया था। तो उस युद्ध को लेकर के पश्चिम के देश एक तरीके से बंट गए थे, और वे पूरी तरह से रशिया के विरोध में थे और यूक्रेन के समर्थन में थे। अभी भी उसी तरीके से स्थिति है, तमाम हथियार वो भेज रहे हैं। और रशिया का तर्क यह है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जा रहा है। नाटो आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बना था 1948 में। यूएस और ये जो यूरोप के जो बड़े देश है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों ने मिल करके बनाया था, और ये कम्युनिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था। जर्मनी का डिवीज़न हो गया था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, तो वेस्ट जर्मनी उसमें था। तो ये कम्युनिज्म को रोकने के लिए नाटो एक फौजी मंच के रूप में सामने आता, फौजी अलायंस के रूप में सामने आता। और उसी के जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट हुआ था, जो एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म था, एक तरीके से डिफेंस पैक्ट ही था, एक तरीके से का डिफेंस पैक्ट ही था, जिसमें सोवियत यूनियन उस समय का, जो आज की तारीख में विखंडित होकर के बहुत सारे हिस्सों में बट गया है। यूक्रेन भी उसी का पार्ट था, रशिया भी उसी का पार्ट है। तो सोवियत यूनियन था, ईस्टर्न यूरोप के जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वे उसके मेंबर थे। तो माना जाता था कि कोल्ड वार कह रहा है, इसमें नाटो और वार्सा पैक्ट के देश एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं। और इन लोगों का जो पैक्ट हुआ था यह था कि यदि किसी भी नाटो कंट्री पर हमला होता है तो माना जाएगा कि सारे देशों पर हमला हुआ है, तो सारी फौजें मिल करके लड़ेंगी। और भाई वार्सा पैक्ट के साथ भी मामला था। तो सोवियत यूनियन का पराभव हो गया, समाप्त हो गया, तो 1991 में वार्सा पैक्ट खत्म कर दिया गया। ईस्टर्न यूरोप के भी कम्युनिस्ट कंट्रीज खत्म हो गए थे, तो ये खत्म हो गया और एक तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। अब यूक्रेन जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, ये नाटो में जाना चाहता है। नाटो भी कुछ लोग कहते हैं NATO जाना चाहता है। रशिया का मानना था कि भले ही सोवियत यूनियन खत्म हो गया है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी स्टेट सोवियत यूनियन ही है, रशिया ही है। तो सबसे बड़ा रिपब्लिक है, सोवियत यूनियन जब था तो सबसे बड़ा रिपब्लिक रशिया ही था, और आज की तारीख में भी वो है, वो प्रभावशाली है। उसका कहना है कि मेरे दरवाजे पे मेरे दुश्मन की फौजें खड़ी हो जाएंगी। और यूक्रेन जो है इसीलिए नाटो में बनना चाहता है। यूक्रेन का कहना है कि हम इसलिए बनना चाहते हैं कि हमें तुमसे ख़तरा है, और उसको लेकर के जो आपस में डिफरेंसेज है वो हल नहीं हुए, युद्ध की स्थिति शुरू हो गई।
तो अब 22 में क्या हुआ, जो G20 का जो डिक्लेरेशन हो रहा था उसमें रशिया भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है। तो रशिया ने विरोध किया कि यूक्रेन युद्ध की बात नहीं लाई जाए, लेकिन यूक्रेन युद्ध की बात लाई गई। हालांकि आर्थिक मंच है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसमें जियोपॉलिटिकल चीज़ें लाई गई, यानी भू राजनीतिक चीज़ों को लाया गया और रशिया की आलोचना की गई, इसलिए वो डिक्लेरेशन जो है सो यूनानिमस नहीं हो सका। दिल्ली डिक्लेरेशन की खासियत यह रही कि यूनानिमस डिक्लेरेशन हुआ। रशिया और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग नहीं लिया, वो नहीं आए, उनके जो भी कारण रहे हों, लेकिन उनकी जो टीम थी उसने इस डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इसे माना जाता है कि अब भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। जो हमारे निगोशिएटर्स की टीम थी, शेरपाओं की जो टीम थी, हमारे शेख शेरपा की टीम थी, और साथ में जो निगोशिएटर्स थे, चीफ निगोशिएटर और बाकी लोग, उनकी बड़ी तारीफ़ हुई कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। और स्वाभाविक सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री से जहां आवश्यक था वहां पर फ़ोन भी करवाया और बारी बारी से पहले G7 से बात किया कंट्रीज से, इसके बाद ब्रिक्स के कंट्रीज़ के साथ बात किया और फिर दूसरे जो 7-8 जो देश हैं और यूरोपियन यूनियन है उनके साथ चर्चा की। और एक तरीके से जो बाली डिक्लेरेशन में यूक्रेन का नाम आया था, उस नाम को हटा दिया गया और ये कहा गया कि सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता और उसका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी उसकी जो भू अखंडता है, उसका सम्मान करेंगे। तो ये तो किसी को भी इससे मतलब आपत्ति नहीं हो सकती थी। ये तो इंटरनेशनल लॉ का सिद्धांत है कि एक देश दूसरे देश की संप्रभुता का आदर करेगा और उस देश की ज़मीन की जो अखंडता है उसका आदर करेगा। इंटरनल मामला उसका है, उसे अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसी आधार पर यूनाइटेड नेशंस बना, इसी आधार पर लीग ऑफ नेशंस बना था जो ख़त्म हो गया था। परंतु यूनाइटेड नेशंस है, अब कितना उपयोगी है नहीं हो बात की बात है। तो दुनिया के लिए सबक ये रहा कि जो विवादास्पद मामले हैं उनको बेहतर है नहीं लाया जाए, क्योंकि अगर ये आर्थिक मंच है, इसमें राजनीतिक चीज़ें आप लाएंगे, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें लेकर के आएंगे तो पक्ष विपक्ष की बात होगी। रशिया हमारा दोस्त है, आप सभी को शायद जानकारी होगी जो पुराने लोग हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसमें ये देखा गया था और अखबारों में भी आया था और सभी जानते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भेजा था 7वां बेड़ा। और उसी समय श्रीमती गांधी ने, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, USSR के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, जो रशिया उसका उत्तराधिकारी अपने को मानता है, समझौता किया। और तब रशिया ने भी अपना अलग एक बेड़ा भेजा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई एडमिरल के नाम से कोई उसका बेड़ा था। और इस प्रकार से जो अमेरिका का 7th फ्लीट है, बड़ा प्रभावशाली माना जाता था, बड़े हथियारों से लैस था, उसकी क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि हमारे देश पर हमला कर सके पाकिस्तान की ओर से। तो उतने समय से रसिया हमारा दोस्त है। और अब जानते हैं कि जो स्टील के बोकारो है, दुर्गापुर है, आपका राउरकेला है, ये जो 3-4 स्टील के हमारे बड़े बड़े कारखाने बने, उसमें रशिया का हमें सहयोग मिला। तो रसिया हमारा सहयोगी रहा है। इसलिए भारत में एक तरीके से कंसेंसस है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध का एरा नहीं है, युद्ध का युग नहीं है, लेकिन अब नेटो जो फैल रहा है तो रशिया का भी तर्क है कि फिर हम क्या करेंगे, हम इंतज़ार करते रहेंगे कि हम पर हमला हो जाए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। दुनिया में एक तरीके से डेफिसिट है, ट्रस्ट का, विश्वास की कमी है, जो इस G20 सम्मेलन में बार बार आता रहा कि आपस में जो विश्वास की कमी है, इस विश्वास की कमी को दूर किया जाना चाहिए। कितना दूर होगा कोई नहीं जान सकता। इसी कारण से इसका जो थीम भी रखा गया वह वन अर्थ, एक धरती, वन फैमिली, एक परिवार, और वन फ्यूचर, एक भविष्य, ये इसका थीम भी रखा गया ताकि आपस में लोगों के बीच में एकता हो और आर्थिक विकास हो, डेवलपमेंट हो, ताकि गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, वगैरह वगैरह। तो ये सबक रहा कि भाई इसमें आप आर्थिक मुद्दे ही लाइए, बाकी मुद्दे नहीं लाइए। तो ये डिक्लेरेशन जो हुआ, ये हमारी कूटनीतिक जीत है, हमारे देश की जीत है, प्रधानमंत्री की जीत है, हमारी टीम की जीत है कि हम लोगों ने जो डिक्लेरेशन किया वो डिक्लेरेशन
निर्विवाद रहा, सभी ने सहमति दी। चाइना का राष्ट्राध्यक्ष भले ही शी नहीं आए थे, लेकिन सहमति दी है, रशिया ने सहमति दी है और बाकी सभी देश सहमत हुए हैं। हालांकि सहमति लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त भारत को करना पड़ा, जो कूटनीतिक जीत के रूप में माना जाता है। अब क्या बेनिफिट हुआ, हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। तो सबसे बड़ी बात है कि 8 देशों ने मिल करके एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की संकल्पना की है, जो भारत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होते हुए यूरोप को जाएगी। इसमें शिप भी है, शिपिंग का भी होगा। इसमें रेल बनेगा, रेल से माल जाएगा, सामान जाएगा, और स्वाभाविक कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी। तो डिजिटल कनेक्टिविटी, शिपिंग और रेल मिला करके ये माना जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड करके, उसका ही जवाब है। लेकिन अभी मैं अखबार में देख रहा था हिंदू में कि चाइना ने भी इसका समर्थन किया है। उसने कहा बहुत अच्छा है, जितना कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें 8 देश जो शामिल हैं, भारत है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसी पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि कितना समय लगेगा। देखिए, मल्टीलेटरल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इंटेंट को व्यक्त करता है, मतलब सबकी भावना है कि ऐसा हो, लेकिन कोई टाइम फ्रेम आप नहीं दे सकते कब तक होगा। पैसा लगना है, फिर उसका अलाइनमेंट तय होगा, फिर देशों के साथ निगोशिएशन होगा, समय लगता है। लेकिन एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अच्छी चीज़ है, चूँकि इससे ट्रेड सहूलियत के साथ होगा। और देखिए, ये जो रूट बना है उसका कारण क्या है? पाकिस्तान होकर के हिंदुस्तान को अपने माल भेजने में दिक्कत है। अफ़गानिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं है कब वहाँ पर क्या हो जाए। और ईरान से यूनाइटेड स्टेट्स की मित्रता नहीं है, शत्रुता ही मान लीजिए। उनके जनरल सुलेमान को मिसाइल से मार दिया गया था। तो एक तरह से दुश्मनी है। इन 3 देशों को अवॉइड करके, और एशिया के 2 बड़े देश जो इंडिया है और सऊदी अरेबिया भी विकसित एक तरीके से देश माना जाता है, जो इतना तेल वहाँ पर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी तेल का राजा है। तो इनके बीच में ये संपर्क बनेंगे, उससे फिर यूरोप में माल जाएगा, आएगा, जाएगा। ये एक फ़ायदा, बेनिफिट जो है सो इन तमाम लोगों को हो रहा है। और ट्रेड बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग उसकी वजह से बढ़ेगा, सर्विसेज सेक्टर में भी वृद्धि होगी, यानी पूरे आर्थिक तंत्र में वृद्धि होगी। लेन देन का मामला चलेगा, ट्रांजैक्शन चलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका टेक अवे या बेनिफिट कहा जाए वो ये हुआ, जिसका मैंने बात कर लिया कि यूक्रेन और रशिया को अवॉइड करके वहाँ ऐसा पैरा डाला गया। एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है क्लीन एनर्जी के लिए। यानी जो अब जानते हैं कि पेट्रोलियम, डीजल और बाकी जो कार्बन बेस्ड या फॉसिल फ्यूल होता है वो अक्षय नहीं होता, वो आज नकल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दुनिया क्लीन एनर्जी के बारे में सोच रही है, जिससे पोल्यूशन भी कम हो और हम उसे प्रकृति की चीज़ों से हम उसे बना सकें। इथेनॉल की बात आती है, ब्लेंडिंग पेट्रोल में करके इथेनॉल की बात आ रही है, सोलर एनर्जी की भी बात आएगी। तो इस तरह से बायोफ्यूल के लिए एक अलायंस बना है, जिसमें बहुत सारे देश एक साथ आए हैं और हम आशा करते हैं कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अगली बात जो हुई है ये हुआ है कि अभी तक G20 में 20 मेंबर थे। अब अफ्रीकन यूनियन को, तो साउथ अफ्रीका था अफ्रीका से, अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें अफ्रीका के तमाम देश हैं, वे अब शामिल हो गए हैं। अभी G21 हो जाएगा। ब्राज़ील इसका अध्यक्ष बना है अगले साल के लिए, और उसने कहा कि हम ग्लोबल इनइक्वालिटी पर चर्चा करेंगे। जो ग्लोबल वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, हम चर्चा करेंगे कि इस इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जाए। और महत्वपूर्ण यह भी रहा कि क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हुई। क्लाइमेट चेंज पर तो लगातार कई ग्लोबल मीटिंग्स में चर्चा होती रही है, लेकिन इसको रिटरेट किया गया, दोहराया गया, जो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज, बड़ी बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने है, इसे हम आप जानते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बेनिफिट्स हुए, लेकिन कुछ मैं अब सब कुछ फ़ायदे ही की चीज़ बताऊंगा तो आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। कुछ विवाद भी इसके साथ जुड़ गए। पहला विवाद तो ये जुड़ गया कि जो ही ये हमारे देश में दिल्ली में शुरू होना था, जो डिनर के लिए निमंत्रण गया, वह निमंत्रण गया रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से।
उसके पहले इंडिया नाम से ग्रुपिंग बनाई अपोजिशन के लोगों ने। उनका कहना है कि साहब ये भारत शब्द इसलिए जोड़ दिया गया, हालांकि संविधान में इंडिया और भारत दोनों है। आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन भारत रिपब्लिक ऑफ भारत पहले होता था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। तो ये यहीं से एक विवाद की शुरुआत हो गई। दूसरा विवाद ये रहा, जो गार्जियन ने छापा है, गार्जियन जो यूनाइटेड किंगडम का अखबार है, 8 सितंबर का, उसमें छपा है कि जो प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बना है जहाँ पर मीटिंग हुई, जो होटलों से रहने के रास्ते थे राष्ट्राध्यक्षों के, उन रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को हरे चार्ट से इस तरह से ढक दिया गया था कि वो हिंदुस्तान की गरीबी न देख पावें। और जो स्लम में रहने वाले लोगों ने कहा कि लगता है कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। और वहाँ पे चिपकाया गया था कि साहब इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो ये एक विवाद का विषय बना। तीसरा विवाद का विषय ये बना कि प्रेस वार्ता नहीं हुई। गार्जियन में एक न्यूज़ भी छपी है और एक वीडियो क्लिप भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब बैठक से बाहर निकले, वो प्रेस का जो एरिया बना हुआ है, तो वहाँ भारत माता की जय के नारे लगे। कुछ कथित पत्रकारों ने उनको बधाइयाँ भी दी। तो इस तरह के पत्रकारों से प्रेस वार्ता का तो कोई मतलब है नहीं। वो तो जो प्रेस विज्ञप्ति सरकार देगी उसे छाप देंगे। लेकिन जो अमेरिका से जो प्रेस आया था, जो वहाँ के राष्ट्रपति के साथ आया था, उसे बड़ा बुरा लगा। और डिप्लोमेटिक कारणों से उन्होंने कहा होगा, जैसा अखबारों में आ रहा है, कि हम प्रेस से वार्ता करना चाहते हैं, तो उन्हें रोक दिया गया और वो डिप्लोमेटिक कारणों से मान भी गए। लेकिन वियतनाम में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री से कुछ मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी है, सिविल सोसाइटी की फ्रीडम की बात है, और इसके साथ साथ प्रेस फ्रीडम की भी बात है। हालांकि 3 मुद्दे बड़े विवादास्पद माने जाते हैं भारत के दृष्टिकोण से। हालांकि जो डिक्लेरेशन में एक चीज़ भी मेंशन की गई है सिविल सोसाइटी के संदर्भों में, मैं बोल रहा हूँ, जो इथनिक डाइवर्सिटी है और जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसका सभी देश सम्मान करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन प्रेस वार्ता नहीं होने के कारण ये एक तरीके से एक विवादास्पद चीज़ें हो गई। और चौथी विवादास्पद ये हो रही है कि इसका बजट था 950 करोड़, अब खर्चा हुआ है 4100 करोड़। अब अपना खुद इसका निकाल सकते हैं कि इतने खर्चे की आवश्यकता थी तो बजट में प्रावधान रखना चाहिए था। सोचा गया कम, चीज़ें बढ़ती चली गई। सरकारों में ऐसा होता भी है, इनका ऐसा होना उचित था, जरूरी था, आदि इत्यादि। इस पर बहस चलेगी। तो 4 विवाद के विषय भी इसमें दिखलाई पड़े जो डोमेस्टिक लेवल के हैं। हालांकि प्रेस वार्ता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पत्रकारों को बुरा लगा। तो मित्रों, ये G20 के शिखर सम्मेलन पर मेरी बात हुई। यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।